Solvency ratio. Long-term financial position of a company is examined by conducting test of solvency. Solvency ratios are calculated to determine the ability of the business to service its debt, pay interest on loan in time and the ability to repay the principal in time. अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या किया था? लिक्विडिटी रेशियो किया था ना. लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग 3 रेशियो किया था, है ना. एक तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, 3 किया था. ये 3 में ये बताता था कि करंट लाइबिलिटीज को कितना जल्दी के अंदर पेमेंट कर देगा. ठीक है. अब आ जाता है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो इस पे बात करता है कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसमें 2 कंपोनेंट है. एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट का पार्ट, कि कितना जल्दी वो लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर देगा और कितना जल्दी वो लोग को इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा. ठीक है. जहां बात आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो का, तो लिक्विडिटी रेशियो कौन देखता है? क्रेडिटर्स देखता है कंपनी का, कि एक कंपनी का करंट रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो कितना है. ठीक है. तभी उन लोगों को पता चलेगा कि कितना जल्दी कंपनी उन लोगों को रीपेमेंट कर देगा. बट क्रेडिटर्स को इससे कोई मतलब नहीं है. ये कौन देखेगा? बैंक्स वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग देखेगा कि जो बड़ा बड़ा लोन दिया है, जैसे डिबेंचर होल्डर वगैरह हो गया, ठीक है, बैंक्स हो गया, वो लोग ये सॉल्वेंसी रेशियो देखता है कि वो कंपनी इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, या फ्यूचर में जाके हम लोग का लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ईएमआई जो है टाइम टू टाइम देगा कि नहीं. समझ गया? These ratios are also called leverage ratios or capital structure ratios. The long-term financier, either as equity holders or debt financier, are more concerned with the long-term financial position. ठीक है. To be more specific, they are more concerned with the capacity of the enterprise for repayment of interest and principal. ठीक है. तो इस पे कितना तरह का रेशियो आ जाता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज और डेप्ट सर्विस रेशियो. ठीक है. तो पहले हाँ, कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है. डेप्ट इक्विटी रेशियो पहले करता है. इसमें कौन सा 2 वर्ड पहले आ रहा है बताओ? एक तो आ रहा है डेप्ट, दूसरा आ रहा है इक्विटी. तो ये दोनों के बीच में जो रेशियो निकलेगा वो हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो. ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया. ये तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, वहीं से जो बैलेंस शीट है वहाँ से डेप्ट लेना है, बैलेंस शीट से इक्विटी लेना है, निकल गया रेशियो. नाम में ही रेशियो दे दिया है. ठीक है ना. बस यहाँ पे अपने को क्या है, बस एक लाइन जोड़ना है यहाँ पे डिवाइड का, है ना. तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस इज रिलायंट ऑन डेप्ट फाइनेंसिंग. तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है ना. अच्छा, लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या लेगा? डिवेंचर्स लेगा. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आएगा? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है. शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस नॉन रियलाइजेबल एसेट, जो एसेट रियलाइज नहीं होगा. बैलेंस शीट में दिखा रहा है एसेट, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा लॉस है. और लॉस कौन बियर करता है? कैपिटल ओनर या शेयर होल्डर, वो लोग लॉस बियर करता है, इसलिए यहां से माइनस हो गया ये 2 चीज. ठीक है ना. तो इससे क्या पता चलेगा अपने को डेप्ट इक्विटी रेशियो से? कि जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेप्ट और डेप्ट प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस डेप्ट बोला था ना. तो एक बैलेंस शीट देखने से तुमको पता चल जाएगा ना कि कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है कि डेप्ट ज्यादा लगा हुआ है. एक बिजनेस जो चल रहा है उसमें कैपिटल ज्यादा है कि डेप्ट ज्यादा है? बिजनेस डेप्ट पे ज्यादा रिलायंट है कि बिजनेस कैपिटल पे ज्यादा रिलायंट है? ठीक है ना. Debt equity ratio measures the relationship between long-term debt and shareholders fund. It measures the relative proportion of debt and equality in financing the asset of the fund. In other words, debt to equity ratio indicates the proportionate claims of the owner and outsider against the fund. मान लो कि बैलेंस शीट में लॉन्ग कैपिटल शेयर कैपिटल है, मान लो कि 100, ठीक है ना, और डेप्ट है लॉन्ग डिबेंचर्स, मान लो कि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेप्ट है 50. ठीक है. तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना हो गया? 1:2 है कि नहीं. तो इसका मतलब कंपनी का, अगर कंपनी 1 रुपया डेप्ट में उठाया है तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपया कैपिटल भी है. ठीक है. डेप्ट बाय इक्विटी है.
ठीक है। A higher debt equity ratio generally means the company has been aggressive in financing its capital project with debt. ज़्यादा लोन लेके अगर कंपनी चल रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो ज़्यादा हो जाएगा। मान लो कि यही चीज़ अगर उल्टा हो जाता, मान लो कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 250 हो जाता, तो क्या रेशियो हो जाता? 250/100, 50 से काटने से ये 5, 50 से काटने से 2, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:2। मतलब ये कंपनी ज़्यादा रिलायंट है डेप्ट पे, कि 5 रुपये अगर डेप्ट है तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है? 2 रुपये का। ठीक है। इफ दिस इंक्रीजेस अर्निंग बाई ग्रेटर अमाउंट देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, द शेयर होल्डर्स बेनिफिट एज मोर अर्निंग आर बीइंग स्प्रेड अमॉन्ग द सेम अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा डेप्ट होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट कम होने से शेयर होल्डर को कमती मिलेगा। तो जितना ज़्यादा डेप्ट, शेयर होल्डर को प्रॉफिट उतना कम। ठीक है ना। However, when the cost of debt financing outweighs the return that the company generates from the debt fund, this could trouble the company, leading the possible bankruptcy, which would leave shareholders with nothing. The debt equity ratio also depends on the industry in which the company operates. As per SEBI norms, the upper limit of the ratio of the company is 2:1. Upper limit, max limit. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। Illustration 21, calculate debt equity ratio from the following information. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, क्रेडिटर्स 70,000, यह नहीं लेगा, डेप्ट में नहीं आ जाता, ये लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। डिबेंचर्स ये आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये इसमें ऐड होगा शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में अपना क्या है? डिबेंचर्स, और इक्विटी में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है। तो 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 कितना हो गया? 4 लाख। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना हो गया? 3 लाख बाई 4 लाख, 0.75:1। ठीक है। मतलब 75 पैसे का अगर डेप्ट है तो 1 रुपया का कैपिटल है। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल डेप्ट बोल दिया कितना? 9 लाख। टोटल एसेट कितना बोल दिया? 1,62,000। करेंट लाइबिलिटीज कितना बोल दो? 16,20,000, और करेंट लाइबिलिटीज 2,10,000। अच्छा, टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है? टोटल डेप्ट ध्यान से देख लो। टोटल डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में पुट कर लेता है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट तो दिया हुआ है कितना? 16,20,000, तो 16,20,000। ठीक है। और यहाँ पे भी 16,20,000। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 2,10,000। ठीक है। और टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है? 9 लाख। अच्छा, टोटल डेप्ट में करंट लाइबिलिटीज ही 2,10,000 का है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, 9 लाख से 2,10,000 माइनस कर दो, 6,90,000 हो जाएगा, है या नहीं? तो कैपिटल कितना हो जाएगा? निकल जाएगा। 16 लाख में से ये 7 लाख, कितना? 9 लाख। 16 लाख में से 16,20,000 में से 9 लाख रुपये माइनस कर दो, 7,20,000। ठीक है। टोटल एसेट से तो आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकलेगा वो लाइबिलिटी साइड से निकलेगा। एक तरफ क्या लेना है? कैपिटल। अच्छा, ये कैपिटल मतलब इसमें रिजर्व सब कुछ मिला के। ठीक है ना। तो कैपिटल लेगा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेगा, मतलब 690 डिवाइडेड बाई 7,20,000, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000। ठीक है, समझ गया ना? फॉर्मूला निकाल। The debt equity ratio of a company is 1:2. Which of the following would increase, decrease or not change? डिवेंचर रिडीम फॉर 40,000, डिवेंचर रिडीम कर दिया तो अपना ऊपर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इंप्रूव हो जाएगा अपना, है कि नहीं? ठीक है। परचेज ऑफ ए फिक्स्ड एसेट फॉर 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। एक फिक्स्ड एसेट लिया और जिस कंपनी से फाइनेंस करवाया उसको बोला कि लॉन्ग टर्म में देगा, 10 साल बाद उसका EMI पेमेंट करेगा, मतलब धीरे धीरे करके 10 साल तक बाद खत्म होगा वो। तो वैसे बात ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही हो गया, तो ऊपर में ऐड हो जाएगा अपना, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा अपना। ठीक है ना। इशूड न्यू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 75,000, तो नीचे में बढ़ जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब डिक्रीज हो जाना। ठीक है। एसेट विल बी डिक्रीज। ठीक है ना। ये भी देख लेगा तुम लोग। 24 नंबर इजी है। नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया, सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट एट लॉस में बिक्री किया, तो अपना शेयर कैपिटल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा,
कुछ नहीं दिया है फिगर, बस खाली इंक्रीज डिक्रीज बताना है कि क्या होगा। हाँ ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स उन्हें क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीना का क्रेडिट में, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का इस रेशियो में कोई काम नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट ये आएगा। और इशू ऑफ बोनस शेयर इशू कर दिया है। इशू ऑफ बोनस शेयर इज मेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहीं से तो बोनस शेयर इशू करेगा, है कि नहीं। आज मान लो एक कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, दिवाली आया, ठीक है, मान लो कि 9 लाख का प्रॉफिट कमा के रखा है। अब दिवाली आया तो दिवाली आने से क्या वो लोग बोनस दे देता है सबको, तो सबको इक्विटी शेयर के हिसाब से बोनस दे दिया, तो ठीक है, रिजर्व वहाँ पे कम हो गया, कैपिटल बढ़ गया, बात तो बराबर ही है वहाँ पे, ठीक। प्रोप्राइटरी रेशियो, proprietary ratio throws light on the general financial strength of the company. This ratio establishes relationship between shareholders fund to total realizable asset. It measures the proportion of assets financed by equity. It is also regarded as a test of the soundness of the capital structure. अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होता है? It measures the proportion of asset financed by equity. देखो इसको चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो जो अपना बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे 3 चीज़ें आएगा, कैपिटल पार्ट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस समथिंग कुछ, एक हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक करंट लाइबिलिटीज। सिंपल सा बात है, सबसे पहले किसको पेमेंट हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये का एसेट है, करंट लाइबिलिटीज है 10 रुपये का, नॉन करंट लाइबिलिटीज है 30 रुपये का, और कैपिटल कितना है 70 रुपये का, रिजर्व सब मिला के 60 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले ये 100 रुपये में से करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट हो गया, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट होगा, फिर उसके बाद किसको पेमेंट होगा? कैपिटल को। तो ये फिक्स्ड एसेट में ये कितना प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है कि अगर फिक्स्ड एसेट बेच के, मतलब ये यहाँ पे भी तो 100 रुपये ही है, बराबर ही है, दोनों तरफ बराबर ही है, तो फिक्स्ड एसेट में इसका कितना हाथ है? हाँ ठीक है। अगर कंपनी बंद भी हो गया तो वो फिक्स्ड एसेट बेच के ही तो वापस से कैपिटल घुराएगा, तो वो फिक्स्ड एसेट में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, समझ गया, कैपिटल लगा हुआ। तो वही चीज लिखा है, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, टोटल जितना 100 रुपये का एसेट है उसमें से 60 रुपीज का जो एसेट आया वो कैपिटल से आया है कि नहीं, समझ गया लोकेश। तो हायर द रेशियो और द शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज बेटर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी। ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो विल सिग्निफाई ग्रेटर रिस्क टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। तो हम अभी क्या बोला कि जो कैपिटल है, ये जो टोटल एसेट है, इसमें कितना पार्ट हो रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना टोटल एसेट है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला भी सेम वही होगा, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। प्रेफरेंस शेयर आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ये 3 चीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर्स ये नहीं आने वाला, करंट लायबिलिटीज ये नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? देखो फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड तो ये 3 चीज से निकल गया। अब टोटल एसेट तो हम लोग का दिया नहीं है, और टोटल एसेट मतलब जितना लाइबिलिटीज के बराबर इक्वल होगा, तो यहाँ पे तो एसेट का कुछ दिया नहीं है, तो ये सबको टोटल कर लो तो टोटल एसेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख आ जाएगा ऊपर में, नीचे में कितना आ जाएगा? 4 3 7, 7,70,000, ठीक है ना। जो रेशियो आएगा वो ये होगा। In the problem, total asset are not given, but we know that the total of equities and liabilities is equal to total asset. तो total of equities and liabilities कर लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड भी निकाल लिया यहाँ पे, तो रेशियो भी निकल गया अपना, ठीक है ना। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल डेप्ट 9 लाख, टोटल एसेट 6,20,000 और करंट लाइबिलिटीज 2,10,000। ये पुराना वाला ही है ना, इससे ऊपर जो किया था सेम वही है, बट इसमें हम देखो ऊपर वाला में चला जाता वापस से, कहाँ चला गया? ये वाला ही तो था। इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने बोला, उसमें क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सिंपल सा बात, हम लोग क्या लेगा? टोटल एसेट और यहाँ पे टोटल कैपिटल 720 डिवाइडेड बाई 6,20,000, ठीक है ना, वही लिया होगा।
720 डिवाइडेड बाई 16,20,000, ठीक है ना। डेप्ट रेशियो, डेप्ट रेशियो में भी एक्सप्लेन फ्रॉम टू एंगल्स। पहला, इट में बी एक्सप्लेन्ड एज ए रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट टू टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। इन दिस केस इट इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। डेप्ट रेशियो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो शेयर कैपिटल है प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ठीक है ना। From the following information calculate debt ratio. 10% डिवेंचर, 12% बैंक लोन, टोटल एसेट इतना, टोटल एसेट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स कितना है, 1 लाख का, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स और बैंक लोन 4 लाख का ये हो गया, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपया आ जाएगा। तो डेप्ट रेशियो कितना आ जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख, 0.44:1, ठीक है ना। दूसरा डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला, डेप्ट रेशियो में भी एक्सप्लेन्ड एज ए रेशियो बिटवीन डेप्ट एंड एसेट ऑफ द कंपनी। इससे ऊपर वाला प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या देखा था कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, इसमें लेगा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ठीक है। It indicates the percentage of the company's assets that are provided through debt. In other words, it indicates the what proportion of debt of the company has relative to its asset. This ratio is calculated as below. Debt ratio, total debt divided by total asset. ठीक है ना। From the following balance, calculate debt ratio. 10% debenture, 12% bank loan, current liabilities, total asset include fictitious asset of 1 लाख। तो टोटल डेप्ट क्या हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, है ना। तो डिवेंचर, बैंक लोन, करेंट लाइबिलिटीज मिला के टोटल डेप्ट हो गया इतना। टोटल एसेट क्या हो गया, टोटल एसेट मतलब वो एसेट जो बेच के पैसा में कन्वर्ट हो जाए। फिक्टिशियस एसेट तो पैसा में कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए वो 1 लाख रुपये माइनस कर दिया। तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट 9 लाख हो जाएगा। तो डेप्ट रेशियो भी निकल जाएगा। बट मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, ठीक है ना, डेप्ट रेशियो का सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। पहले देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। पहले डेप्ट आ रहा है फिर इक्विटी आ रहा है, तो डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। From the following balance sheet of Suraj Limited, calculate debt equity ratio, debt ratio and proprietary ratio. सिंपल सा बात है। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट रेशियो मतलब जो टोटल डेप्ट है कि टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है ना। और प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया टोटल जो शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी जो बोलता है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है ना। तो पहले डेप्ट निकालेगा, डेप्ट कितना है, 6 लाख, इक्विटी कितना है 12 और 1 10, ठीक है। और भी कुछ है क्या, देख लो, नहीं है। नोट टू अकाउंट में देख लो, जनरल रिजर्व है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लोन ओक है, फिक्स्ड एसेट में ये सब है। अदर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग क्या होता है ना, हाँ, हम लोग आने वाला पीएल में उसको आने वाला टाइम में हम लोग उसको पीएल में लेते हैं। ऐसे तो वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है, बट आने वाला टाइम में हम लोग उसको राइट ऑफ करेगा ना पीएल में, तो एक तरह से वो उसका तो पैसा उठेगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, 10,000, तो कितना रह गया 12, और यहाँ पे 1 माइनस कर दो 10,000, तो कितना बच गया 1। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इक्विटी 13 लाख का, ठीक है। डिवाइडेड बाई डेप्ट कितना है 6। डेप्ट इक्विटी रेशियो 12 हो गया 13 हो गया था, अच्छा 12 1 13, ठीक है ना। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 13 लाख, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में वही हम लोग लेगा 13 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट 20,50,000 है, उसमें से 56 एसेट एक माइनस हो जाएगा 40,000 का, तो 20,40,000 डिवाइडेड बाई 13 लाख डिवाइडेड बाई 20,40,000, 13 लाख डिवाइडेड बाई 20,40,000 प्रोप्राइटरी रेशियो 40,000 था, 20 लाख
20,50,000, 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा ना डिस्काउंट वाला, ठीक है, वो रियलाइजेबल एसेट नहीं है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लेके किया है, ठीक है, कैसे भी कर सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेके भी कर सकता है। हाँ, अब आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेगा, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, एक फॉर्मूला तो ये, और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर सब ऐड किया 17 लाख, और करंट एसेट भी ऐड कर लिया 340, और करंट लायबिलिटीज कितना हुआ 140, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड 19 लाख। और ऐसे भी निकाल सकता है 19 लाख कैसे, यहाँ पे मिला के 13 लाख, 10,000 तो हटा देना, ठीक है ना, तो बचा 13 लाख, और 13 लाख और 6 लाख, और 13 और 6 हो गया 19 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से भी निकल गया, ठीक है ना। और डेप्ट रेशियो निकल गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 19 लाख, ठीक है। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लॉस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, 6% डिवेंचर, ठीक है। लोन फ्रॉम HDFC, करंट लायबिलिटीज, पेटेंट, गुडविल, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। डेप्ट इक्विटी रेशियो, पहले डेप्ट निकालो, डेप्ट कहाँ कहाँ है, एक तो ये डेप्ट है 9 लाख का, और डेप्ट का है ये 9 लाख का, कितना हो गया 18 लाख का, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। 18 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी, इक्विटी कितना हुआ है 12 9 21, 21 में एक चला गया 20, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख है ना, हम गलत बोल रहे थे, अच्छा 9 9 18 हो गया, सॉरी, 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, टोटल शेयर होल्डर्स फंड तो अपने को पता ही है कितना, शेयर होल्डर्स फंड तो 20 लाख तो आया ही था, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड तो एक बार निकाल लेना तो बार बार निकालने का दरकार नहीं है, 20 लाख तो आ ही गया था। अब अपने को निकालना है टोटल एसेट, टोटल एसेट निकालने के लिए क्या है, या तो लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो या करंट एसेट साइड का टोटल कर लो, बात बराबर ही है। तो एसेट साइड का अगर टोटल करेगा तो हम लोग को कहाँ से टोटल करना पड़ेगा, ये इतना टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, 36 40 42 है ना, तो 42 लाख आ गया यहाँ पे, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 42 लाख, ये परसेंटेज आ गया अपना, ठीक है। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, दिस रेशियो shows relationship between total asset and long debt, it measures the extent to which debt is being covered by asset, ठीक है। तो टोटल एसेट, सबसे पहले वर्ड क्या आ रहा है एसेट, तो एसेट ऊपर लिख देगा, डेप्ट रेशियो में डेप्ट नीचे आ रहा है तो बाद में आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड दे दिया 2 लाख, टोटल डेप्ट दे दिया 2,60,000, करेंट लायबिलिटीज 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हो जाएगा, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देगा, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देगा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया कितना 2,20,000, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड कितना है, अच्छा अब नीचे में चाहिए अपने को टोटल एसेट, टोटल एसेट क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, अच्छा ये दोनों का फिगर तो दिया हुआ ही है, टोटल ये दोनों मिला के टोटल डेप्ट होता कि नहीं होता है, तो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला ये तो दिया हुआ ही है, यहाँ पे 2,60,000, शेयर होल्डर्स फंड भी दिया हुआ है 2 लाख, तो दोनों को प्लस करेगा तो टोटल एसेट आ जाएगा, कितना आ गया 4,40,000, ठीक है। तो 2,20,000 डिवाइड बाई 4,40,000, 4,40,000 डिवाइड बाई 2,20,000, 2:1 आ गया, ठीक है। From the following information extracted from the books, company compute debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये करेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है ना।